हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर फ्रंट एंड इंटरव्यू सीरीज। अगर आज की वीडियो में ना हम रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो आज हम सिर्फ बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस की ही बात करने वाले हैं, जो क्वेश्चंस आपसे एज अ बिगनर पूछे जा सकते हैं इंटरव्यूज में। तो हम अच्छे से डेप्थ में उनकी बात करने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। तो आप अगर एक बिगनर हो एंड फ्रंट एंड इंटरव्यूज क्रैक करना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड जो भी सीट होगी उसकी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आपको भी उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो यार ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और थोड़े इंटरव्यू क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो गाइस चलो यार स्टार्ट करते हैं। रिएक्ट जेएस इंटरव्यू क्वेश्चंस बिगनर लेवल। ठीक है, तो आपको अगर बिगनर लेवल के कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको आप इजीली आंसर कर पाओगे। ठीक है, बट मोस्टली ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिकॉज ये बेसिक फंडामेंटल्स है रिएक्ट जेएस का, राइट। सो डेट्स वाई दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इस सीट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही दूंगा, तो आप इसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ रिएक्ट। रिएक्ट क्या होती है, ठीक है देखते हैं। रिएक्ट इज़ एन ओपन सोर्स जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी developed by Facebook for building user interfaces and mostly single page applications. It enables developers to create a reusable UI components. अब यहाँ पे ये क्वेश्चन मैंने इसलिए ऐड किया ना बिकॉज मोस्टली बिगनर ये समझते हैं कि रिएक्ट जैसे एक फ्रेमवर्क है, राइट। एंड मोस्टली लाइक अगर आप कंटेंट अगर देखो आप, तो आपको काफ़ी जगह ये देखने को भी मिलता है कि वहाँ पे ये लिखा होता है कि रिएक्ट जैसे एक फ्रेमवर्क है, बट ऐसा नहीं है। रिएक्ट जेएस इज नॉट अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट जेएस इज अ लाइब्रेरी, राइट। तो ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा लो। लाइक काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये नहीं पता होगा, राइट। सिंपल सी लाइब्रेरी है जिसका एक सिंपल सा काम है कि यूजर इंटरफेसेस करना के लिए। ठीक है, एंड इसका फ़ायदा मेनली ये था कि इसमें हम कंपोनेंट्स बनाते हैं जिसकी हेल्प से हमें कम कोड करना होता है बिकॉज हम उन कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ रिएक्ट। रिएक्ट जेएस के फीचर्स क्या क्या होते हैं, मतलब हम रिएक्ट जेएस ही क्यों यूज़ करते हैं, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर है कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें हम कंपोनेंट्स बिल्ड करते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट ये काफ़ी बड़ा प्लस पॉइंट होता है रिएक्ट जेएस में। ठीक है, सेकेंड इज़ वर्चुअल डॉम। तो हम यहाँ पे वर्चुअल डॉम यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ डेट जो इसके पेज रीलोड होते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होते हैं बिकॉज हम यहाँ पे वर्चुअल डॉम यूज़ कर रहे हैं। तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता है कि लाइक वर्चुअल डॉम और लाइक जो रियल डॉम होता है उसमें क्या डिफरेंस होता है, तो मेरे को कमेंट करके बताना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँगा। ठीक है, बिकॉज ये भी जानना है काफ़ी, बिकॉज ये भी एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट जेएस में, वर्चुअल डॉम के बारे में जानना। ठीक है, तो मेरे को बताना कमेंट करके। नेक्स्ट इज वन वे डेटा बाइंडिंग, तो ये भी काफ़ी एक अच्छा फीचर होता है। नेक्स्ट है JSX सिंटेक्स। तो यार रिएक्ट जेएस में ना हम JSX सिंटेक्स यूज़ करते हैं, मतलब HTML प्लस जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपको HTML जावास्क्रिप्ट पहले से आती है तो आपके लिए रिएक्ट जेएस काफ़ी ज़्यादा इजी हो जाती है बिकॉज HTML में कोड करना आपको आता ही है, JS में भी कोड करना आपको आता है, तो वही आपको मिक्स करके आपको रिएक्ट JS में कोड करना होता है। तो आपको न्यू सिंटेक्स सीखने की भी नीड नहीं होती है, वही हमारा सिंटेक्स इसमें यूज़ होता है, जैसे कि हम JSX सिंटेक्स बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ फास्ट रेंडरिंग। रिएक्ट जेएस पे जो भी हम वेबसाइट्स बिल्ड करते हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रेंडर भी होती हैं बिकॉज एज आई सेड कि हम उसमें कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं एंड बिकॉज ऑफ डेट काफ़ी कम कोड हमको लिखना होता है, राइट। नेक्स्ट इज़ रीयूजेबल कंपोनेंट्स। ये मैंने आपको पहले बता दिया कि हम उन कंपोनेंट्स को बार बार यूज़ करते हैं। सो ये कुछ फ़ायदे होते हैं रिएक्ट जेएस के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, बट ये कुछ मेन फ़ायदे हैं। अगर आपको और देखने हैं सो यू कैन जस्ट लाइक गो एंड गूगल। ठीक है, चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ JSX। अब JSX क्या होता है समझते हैं, मतलब बेसिकली एक रिएक्ट जेएस में सिंटेक्स होता है, पर ये कैसा होता है सिंटेक्स वो समझते हैं। तो JSX स्टैंड्स फॉर जावास्क्रिप्ट XML, जावास्क्रिप्ट XML। ठीक है, इट अलाउज यू टू राइट HTML लाइक कोड इनसाइड जावास्क्रिप्ट। सिंपल है, JS के अंदर HTML कोड करना, बस ख़त्म।
विच गेट्स ट्रांसपाइल्ड इनटू रिएक्ट डॉट क्रिएट एलिमेंट कॉल्स, ठीक है। फिर इनके बैक एंड में जो भी चलती है प्रोसेस, वो इनकी अपनी खुद की प्रोसेस चलती है, ठीक है। उस समय लाइक उसमें इतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, बस हमें इससे मतलब है कि हमको क्या सिंटैक्स लिखना है, ठीक है। तो अगर इसका एक मैं आपको एक सैम्पल दिखाऊं, कोड सैम्पल, तो देखो हमको कुछ ऐसे लिखना होता है, कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल्स टू H1 टैग का यूज़ किया और उसके अंदर हमने कुछ टेक्स्ट डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने JS के अंदर HTML यूज़ करी है, राइट। पहले हमने एक वेरिएबल को किया डिफाइन, फिर उसके अंदर हमने H1 टैग का यूज़ किया। तो JS के अंदर HTML कोड लिखना सिंपल, वैसे ही हम लिखते हैं रिएक्ट JS के अंदर, ठीक है। तो ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्लास कंपोनेंट एंड अ फंक्शनल कंपोनेंट। देखो जो क्लास कंपोनेंट थे ना, उन्हें हम पहले यूज़ करते थे, बट अभी हम फंक्शनल कंपोनेंट यूज़ करते हैं। एंड ऐसा क्यों है समझते हैं, ठीक है। तो देखो हम ना इनके फीचर्स देखते हैं क्या क्या होते हैं। तो अगर हम सिंटैक्स देखें तो जो अपना क्लास कंपोनेंट है ना, उसके अंदर हम ES6 क्लास यूज़ करते हैं। मतलब JS के अंदर आप जब क्लास वगैरह करते हो ना क्रिएट, वही सेम वे में हम यहाँ पे ES6 क्लास यूज़ करते हैं, ठीक है। बट इन फंक्शनल कंपोनेंट हम प्लेन जावास्क्रिप्ट फंक्शन बनाते हैं, सिंपल। जैसे मैंने सिंपल बनाया फंक्शन सम, ठीक है। तो एक फंक्शन बन गया, फंक्शनल कंपोनेंट हमने कर लिया बेसिकली क्रिएट, ठीक है। बट इन क्लास कंपोनेंट हमको प्रॉपर ES6 क्लास वाला जो सिंटेक्स है ना, उसे फॉलो करना पड़ता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है, काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, ठीक है। सो डेट्स वाई हम मोस्टली फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स। क्या इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं? तो हाँ, क्लास कंपोनेंट में तो होते हैं, और फंक्शनल कंपोनेंट में ना वैसे नहीं होते हैं, लेकिन हमें हुक्स का यूज़ करके हम इसमें लाइफ साइकिल मेथड्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये हुक्स वगैरह क्या होते हैं वो हम अभी इसमें आगे आएगा तो जब समझते हैं। नेक्स्ट देखते हैं स्टेट। तो जी हाँ, क्लास कंपोनेंट में स्टेट करना क्रिएट है पॉसिबल, ठीक है। फंक्शनल में भी है, बट यहाँ पे हम यूज स्टेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइटली स्लोअर, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट होते हैं स्लो, लेकिन फंक्शनल कंपोनेंट होते हैं फास्टर। सो डेट्स वाई अभी आज के टाइम में ना मोस्टली 99.99% लोग जो कि रिएक्ट जेएस पे काम करते हैं वो फंक्शनल कंपोनेंट ही यूज़ करते हैं। क्लास कंपोनेंट बहुत ही कम यूज़ होता है, बिकॉज आप यहाँ पे डिफरेंस देख ही सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ कंपोनेंट इन रिएक्ट। रिएक्ट जेएस में हम बार बार बात कर रहे हैं कंपोनेंट, लेकिन ये क्या होता है कंपोनेंट, समझते हैं। A component is a reusable piece of UI. There are two types. तो यहाँ पे भी ना टू टाइप्स के कंपोनेंट्स होते हैं, क्लास कंपोनेंट्स एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स, जो कि अभी हमने पहले यहाँ पे ऊपर बात कर लिया, ठीक है। ईच कंपोनेंट कैन मेंटेन इट्स ओन स्टेट एंड प्रॉप्स, ठीक है। तो स्टेट का तो मैंने आपको भी बताया, ठीक है, यूज स्टेट हुक का यूज़ करके। एंड जो प्रॉप्स होते हैं ना, ये अभी हम समझते हैं आगे क्या होते हैं, ठीक है। तो यार यहाँ पे सिंपल जो अपना कंपोनेंट है ना, वो एक पीस ऑफ कोड होता है जिससे हम बार बार यूज़ करते हैं सेम टास्क को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द वर्चुअल डॉम। वर्चुअल डॉम क्या होता है? द वर्चुअल डॉम इज़ अ लाइट वेट कॉपी ऑफ द रियल डॉम दैट रिएक्ट यूजेस टू डिटेक्ट चेंजेस एंड अपडेट द UI एफिशिएंटली थ्रू द प्रोसेस कॉल्ड डिफिंग, ठीक है। तो एज आई सेड कि जो वर्चुअल डॉम है ना, वो एक लाइट वेट कॉपी होता है रियल डॉम का। डेट्स वाई ये काफ़ी कम स्पेस लेता है एंड काफ़ी फास्ट भी होता है, ठीक है। एंड इसकी हेल्प से हम सिंपल UI में चेंजेस करते हैं, ठीक है। एंड वो जो लाइक प्रोसेस है ना, वो कैसे काम करती है, डेप्थ में उसका कैसे चीज़ें चलती हैं, अगर वो आपको जानना है तो कमेंट कर दो वर्चुअल डॉम, सो मैं उसके ऊपर एक नई वीडियो बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स। स्टेट एंड प्रॉप्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो जो अपने प्रॉप्स है ना, वो होते हैं पास्ट फ्रॉम पेरेंट, ठीक है। तो जो हमारा पेरेंट कंपोनेंट है ना, वहाँ पे हम प्रॉप्स को पास करते हैं, ठीक है। बट जो स्टेट है ना, वो हम कंपोनेंट के अंदर ही करते हैं मैनेज, ठीक है। और जो हमारे प्रॉप्स हैं वो होते हैं रीड ओनली, तो वी कैन नॉट चेंज देम, ठीक है। बट इन स्टेट ये होते हैं म्यूटेबल, सो वी कैन चेंज द स्टेट, ठीक है।
इन प्रॉप्स यहाँ पे हमारे फंक्शनल पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है। इन स्टेट हमारे पास लोकल डेटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा एक बेसिक सा होता है डिफरेंस बिटवीन स्टेट एंड प्रॉप्स, ठीक है। अब इसको डेप्थ में हम और समझते हैं। व्हाट आर प्रॉप्स इन रिएक्ट? प्रॉप्स का सिंपल मतलब आप ये बोल सकते हो शॉर्ट फॉर प्रॉपर्टीज, ठीक है। आर यूज टू पास डेटा फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर, दे आर रीड ओनली एंड इम्यूटेबल, ठीक है। तो प्रॉप्स का सिंपल सा मतलब ये होता है ना कि हम डेटा को ना एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में पास करते हैं। सपोज मैंने एक पेरेंट कंपोनेंट बनाया एंड उसमें मैंने दो वैल्यू पास की, ए और बी, मतलब मैंने यहाँ पे डेटा पास कर दिया, ठीक है, ए और बी। और फिर मैंने इसका एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया जहाँ पर मुझे ये दोनों वैल्यू, ये जो डेटा है ना, ये चाहिए ए और बी का। तो वहाँ पे मैं अब ए और बी को करूँगा पास चाइल्ड कंपोनेंट में, कहाँ से? पेरेंट कंपोनेंट से। सो कुछ ऐसे काम करता है हमारा प्रॉप्स कि हमें एक कंपोनेंट का जो वो है ना डेटा, वो अगर अपने दूसरे कंपोनेंट को सेंड करना है तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। एंड द सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग इज दे आर रीड ओनली। तो ये होते हैं हमारे प्रॉप्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू क्रिएट अ फंक्शनल कंपोनेंट? फंक्शनल कंपोनेंट कैसे करते हैं क्रिएट, समझते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि फंक्शनल कंपोनेंट का सिंपल मतलब होता है एक फंक्शन करना क्रिएट, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा मैंने फंक्शन और यहाँ पे मैंने कुछ भी नाम डाल दिया। सपोज मैंने डाला वेलकम, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने अब प्रॉप्स पास कर दिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे मैंने कुछ HTML का कोड लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने लिखा है प्रॉप्स डॉट नेम, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो नेम है ना, ये नेम मैंने पास किया है और यहाँ पे अब मैं नेम को गेट कर रहा हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा प्रॉप्स डॉट नेम तो यहाँ पर मुझे अपना नेम मिल जाएगा, ठीक है। बिकॉज जो इसका पेरेंट कंपोनेंट होगा ना, वहाँ पर मैंने इसे ऐसा प्रॉप पास किया होगा। तो यहाँ पर अब मैं इसे ऐसे करूँगा गेट प्रॉप्स डॉट नेम करके, और यहाँ पे मैं इसे यूज़ कर पाऊँगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज स्टेट हुक? यूज स्टेट हुक क्या होता है? यूज स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक डेट अलाउज यू टू मैनेज स्टेट इन फंक्शनल कंपोनेंट। एज आई सेड कि यूज स्टेट हुक का यूज़ करके आप फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर ना स्टेट को मैनेज करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने जो आपको काउंटर वाला बताया था ना, तो वही हम देखते हैं, ठीक है। तो मैं लिखूँगा कॉन्स्ट, ठीक है। और मैंने यहाँ पे स्टेट के अंदर दो वैल्यू पास कर दी, एक तो काउंट, ठीक है। ये तो अपना जो काउंट है ना, ये अपना एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये जो सेट काउंट है, इसे आप एक फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। तो काउंट और सेट काउंट, ठीक है। और इसमें हमने यूज स्टेट के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट कर दी है 0, ठीक है। तो मतलब अभी काउंट की वैल्यू कितनी है? 0। बट मैं जैसे ही उस काउंट वाली बटन पे करता हूँ ना क्लिक, तो ये जो सेट काउंट है ना, ये इस वैल्यू को अपडेट कर देगा, ठीक है। तो अगर मैंने किया एक बार प्रेस तो हो जाएगा 1, फिर मैंने एक बार और बटन पे क्लिक किया तो हो जाएगा 2, ऐसे ही 3, 4, 5, 6, ऐसे ये सेट काउंट है ना, ये जो अपनी वैल्यू है ना उसे अपडेट करता जाएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा यूज स्टेट हुक। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द यूज इफेक्ट हुक? अब ये यूज स्टेट हुक तो हमने समझ लिया भैया, अब ये यूज इफेक्ट ये क्या होता है समझते हैं। यूज इफेक्ट लेट्स यू परफॉर्म साइड इफेक्ट्स लाइक फैचिंग डेटा डायरेक्टली इन फंक्शनल कंपोनेंट्स, ठीक है। तो यूज इफेक्ट हुक है ना, उसका काम क्या होता है, जो हमारे साइड इफेक्ट होते हैं ना उनको लाइक एक तरीके से कंट्रोल करना, मैनेज करना, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज मैंने यहाँ पे एक यूज इफेक्ट हुक बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिंपल पास कर दिया console डॉट लॉग कंपोनेंट माउंटेड, ठीक है। तो यहाँ पे बैकएंड में ना जो हमारा डेटा है ना वो फैच होके आ रहा होगा, ठीक है। तो ये जो अपना साइड से जो काम हो रहा है, जैसे कि डेटा वगैरह फैच करना, उससे हम यहाँ पे एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग यूज इफेक्ट, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे मेरे को सिंपल एक इस टाइप से एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट यहाँ पे करना पड़ेगा क्रिएट, ठीक है। तो कुछ जैसे काम करता है अपना यूज इफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द की प्रॉप इन लिस्ट, ठीक है। तो जो हमारी लिस्ट होती है ना, उसके अंदर की प्रॉप क्या होता है समझते हैं। द की प्रॉप हेल्प्स रिएक्ट आइडेंटिफाई विच आइटम्स हैव चेंज्ड, आर एडेड और रिमूव्ड इन अ लिस्ट, इट शुड बी यूनिक, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे यूज़ किया मैप फंक्शन। तो हमने यहाँ पे लिखा
आइटम्स डॉट मैप, आइटम के अंदर हमने किया li, की के अंदर आइटम डॉट id एंड आइटम डॉट नेम। ठीक है, तो यहाँ पे जो की वाला वो है ना प्रॉप, इससे हमें ना हर एक पार्टिकुलर जो हमारी लिस्ट आइटम होते हैं ना उनका एक्सेस मिलता है। ठीक है, सपोज मेरी लिस्ट में 5, 10, 15, 20 अलग अलग हैं आइटम्स। ठीक है, तो अगर मुझे सबका एक्सेस चाहिए तो वहाँ पे हम ये जो की है ना इसका यूज़ करके हम उन्हें एक्सेस कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ कंडीशनल रेंडरिंग। ठीक है, समझते हैं। यू कैन रेंडर एलिमेंट्स कंडीशनली यूजिंग जावास्क्रिप्ट लॉजिक। ठीक है, तो सपोज आपको कंप्लीट अपना जो कंपोनेंट है ना वो आपको नहीं करना है रेंडर। ठीक है, आपको लाइक ऐसे करना है कि अगर हमारा लॉगिन है तो हमारा डैशबोर्ड खुल जाए, अगर हमारा लॉगिन नहीं है तो हमारा लॉगिन वाला फॉर्म खुल जाए। ठीक है, तो उसके लिए हमें कैसे करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ ऐसे पास करना पड़ेगा इज़ लॉग्ड इन। ठीक है, तो अगर ये ट्रू होता है तो आप हमें डैशबोर्ड वाला कंपोनेंट यहाँ पे शो करना UI पे। ठीक है, बट अगर ऐसा ना हो तो फिर आप हमें लॉगिन वाला कंपोनेंट शो करना। ठीक है, तो आपको अगर कभी भी React.js के अंदर कुछ इस टाइप से अपने कंपोनेंट्स को शो करना होना तो वहाँ पे हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू हैंडल इवेंट्स इन रिएक्ट। इवेंट्स वगैरह जो भी होते हैं, जो कि आपने JS में भी देखे होंगे, इवेंट्स वगैरह जो होते हैं जैसे कि बटन वगैरह पे क्लिक करना, वो सारे इवेंट्स उनको हम React.js में कैसे करते हैं हैंडल, वो समझते हैं। तो सिंपल, जैसे कि हम फंक्शन करते हैं क्रिएट, तो मैंने यहाँ पे एक फंक्शन कर लिया क्रिएट। ठीक है, और फिर मैंने यहाँ पे एक अलर्ट बटन ऐड कर दिया। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे अपना बटन बनाऊंगा। बटन के अंदर मैं सिंपल अपना टेक्स्ट लिखूंगा, क्लिक मी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को यूज़ करना है ऑन क्लिक। ठीक है, और ऑन क्लिक के अंदर ना जो भी मेरा फंक्शन है ना वो मुझे यहाँ पे पास करना है। सपोज मैंने बनाया हैंडल क्लिक। ठीक है, तो मैं हैंडल क्लिक यहाँ पे पास करूँगा, जो कि हम यहाँ पे पहले ही हमने यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, फंक्शन हैंडल क्लिक और यहाँ पे बटन क्लिक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंट्रोल्ड एंड अनकंट्रोल्ड कंपोनेंट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स की बात करते हैं। फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाई रिएक्ट स्टेट। तो इसके अंदर अपना जो भी फॉर्म का वो होता है ना डेटा, उसको हम रिएक्ट स्टेट की हेल्प से ही हैंडल करते हैं। जैसे सपोज मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया नेम वाला। ठीक है, तो उसको मैं रिएक्ट स्टेट का यूज़ करके मैं उसे मैनेज करूँगा, लाइक जैसे नेम और सेट नेम। तो यहाँ पे हम रिएक्ट स्टेट का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, उसके अंदर हम फॉर्म डेटा इज हैंडल्ड बाय द डॉम। इसके अंदर जो अपना फॉर्म का है ना डेटा, उसे हम डॉम की हेल्प से करते हैं कंट्रोल। तो वो डॉम की हेल्प से ही होता है हैंडल, सो डेट्स वाई वो थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड होता है। ठीक है, सो ये अपना सिंपल सा एक डिफरेंस होता है इनके बीच में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ यूज़ रैप। ये जो यूज़ रैप हुक है ना, तो ये क्या होता है इसका, ये मोस्टली क्वेश्चंस पूछ लेते हैं लोग। ठीक है, यूज़ रैप गिव्स यू अ म्यूटेबल रेफरेंस टू अ डॉम एलिमेंट और अ वैल्यू दैट परसिस्ट अक्रॉस रेंडर्स। ठीक है, तो देखो यूज़ रेफ का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें री रेंडर करने से बचना हो। ठीक है, मैं आपको इसे एक एग्जांपल से करता हूँ एक्सप्लेन। हम जब भी यूज़ स्टेट का यूज़ करते हैं ना, तब जो हमारी वेबसाइट होती है ना वो री रेंडर होती है, जो हमारे कंपोनेंट्स होते हैं वो री रेंडर होते हैं, राइट। बट हमें हर बार री रेंडर करने की ज़रूरत नहीं होती है, राइट। हम जब भी कुछ वैल्यू चेंज करते हैं तभी हमें री रेंडर करना पड़ता है। बट काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें री रेंडर करने की री रेंडर करने की नीड ही नहीं होती है। तो वहाँ पे यूज़ स्टेट ना यूज़ करके हम यूज़ रेफ का यूज़ करते हैं। इससे ये होता है कि इससे हम जो भी अपना डॉम के एलिमेंट्स हैं ना उन्हें ईजिली एक्सेस कर पाते हैं, और यहाँ पे री रेंडर की भी कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, इसका मैं अगर आपको बेस्ट एग्जांपल में बताऊं तो जैसे हमने एक इनपुट फील्ड बनाया, ठीक है, तो मैं उस इनपुट फील्ड पे जैसे ही अपना माउस कर्सर लेके जाऊंगा उस पर मैं करूँगा क्लिक, मतलब उस पर मैं फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे ही मैं उस पर फोकस करूँ
तो उसमें कुछ यूआई में चेंज हो जाए, सपोज उसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा डार्क डार्क हो जाए, या फिर जो भी हम चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये होगा कि वो करने पर ना जो हमारा री रेंडर है ना वो होने से बच जाएगा, राइट, बिकॉज वहाँ पे हमें उसकी नीड ही नहीं है, ठीक है। सो डेट्स वाई वहाँ पे हम यूज रेफ का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर फ्रेगमेंट्स इन रिएक्ट। फ्रेगमेंट्स क्या क्या होते हैं रिएक्ट जेएस में, समझते हैं। फ्रेगमेंट्स लेट यू रिटर्न मल्टीपल एलिमेंट्स विदाउट अ पेरेंट रैपर, ठीक है। तो आपको अगर रिएक्ट जेएस आती है तो आपको ये पता होगा कि हम रिएक्ट जेएस में जो भी अपना जो भी अपना HTML वाला वो करते हैं ना कोड, उसमें हमको एक पेरेंट रैपर करना ही होता है क्रिएट, या तो आप एक टिप कर दो क्रिएट और उसके अंदर अपना कंप्लीट कोड लिखो। तो एक पेरेंट टिप होना ही चाहिए उसके अंदर, फिर आप जो मर्जी जितने मर्जी एलिमेंट बनाओ उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट एक पेरेंट एलिमेंट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे जो अपना फ्रेगमेंट है ना, इसका मतलब ये होता है कि जब हम सिंपल ये ओपन एंड कर ली HTML एलिमेंट बना दें और उसके अंदर फिर हमें अपना जो भी कोड करना है हम वो कोड कर लें। बिकॉज हम सपोज अगर मैं ये सपोज आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे कोई भी डिव डिव बिकॉज सपोज आई डोंट वांट कि हम यहाँ पे कोई भी डिव वगैरह बनाएं, तो यहाँ पे ये एक ऑप्शन होता है मेरे पास कि मैं एक एम्प्टी एलिमेंट यहाँ पे कर लूँ क्रिएट, और इसके अंदर मैं जो मर्जी जितने मर्जी एलिमेंट डालना चाहूँ तो वो मैं डाल सकता हूँ, वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। तो ये इसी चीज़ को कहते हैं हम फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये आपको समझ आया होगा, काफ़ी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स। HOC क्या होते हैं समझते हैं। HOCs आर फंक्शंस दैट टेक अ component and return a new component with functionality, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। हमारे जो HOCs होते हैं ना, हाई ऑर्डर कंपोनेंट्स, वो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनके अंदर जो अपना पहला वाला कोड है ना होता ही होता है उनके अंदर, बट हम उसमें कुछ और न्यू फीचर्स ऐड करते हैं, तो वो कंप्लीट जो अपना फंक्शन होता है ना उससे हम कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ रिएक्ट राउटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रिएक्ट राउटर क्लाइंट साइड राउटिंग इन रिएक्ट एप्लीकेशंस, इट अलाउज नेविगेशन बिटवीन व्यूज। सिंपल सा मतलब है, अगर हमको मल्टी पेज वेबसाइट करनी है क्रिएट, तो वहाँ पे हमें रिएक्ट राउटर यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसकी हेल्प से ही हम एक पेज से दूसरे पेज पे स्विच कर पाएंगे, ठीक है। सपोज मुझे 5 पेज की वेबसाइट करनी है क्रिएट, होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट एंड 2 सेक्शन और ले लो आप, ठीक है। तो मुझे अगर होम पेज से अबाउट पेज पे स्विच करना है ना, तो मेरे को रिएक्ट राउटर यूज़ करना ही पड़ेगा, बिकॉज इसकी हेल्प से ही मैं एक पेज से दूसरे पेज पे एक पाथ से दूसरे पाथ पे स्विच कर पाऊँगा। सो डेट्स वाई यहाँ पे हमें रिएक्ट राउटर यूज़ करना ही पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका कोड कैसा होता है वो समझते हैं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले देखो, सबसे पहले नाम है राउटर, एंड राउट को करना पड़ता है इम्पोर्ट, पहले हमें उसे करना पड़ता है इंस्टॉल, ठीक है। तो इससे हमें करना होता है पहले इंस्टॉल, ठीक है। तो जो भी ये ना अपने npm पैकेज होते हैं, तो इन्हें हमें पहले करना पड़ता है इंस्टॉल, ठीक है। इंस्टॉल करने के बाद हमें इन्हें करना पड़ता है इंपोर्ट करने के बाद फिर हम यहाँ पे ये कोड करते हैं राउट के अंदर हम लिखते हैं पाथ के अंदर हमें जो भी अपना पेज है ना उसका पाथ डालना होता है, जैसे कि स्लैश इस ठीक है। तो इसी टाइप से हमको यहाँ पे पाथ डालना होता है। फिर हमको यहाँ पे अपना कॉम्पोनेंट भी डालना होता है कि इस पाथ पे कौन सा वाला कंपोनेंट आप ओपन करना चाहते हो, ठीक है। तो जो अपना ये होम वाला पाथ है ना, इस पाथ पर मैं अपना होम वाला कंपोनेंट ओपन करना चाहता हूँ। तो डेट्स वाई यहाँ पे मैंने लिखा है कंपोनेंट के अंदर होम, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा रिएक्ट राउटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू पास डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स के बीच में हमको अगर
डेटा पास करना हो तो वो कैसे करते हैं। यूज़ प्रॉप्स टू पास डेटा फ्रॉम पेरेंट टू चाइल्ड, ठीक है। तो आपको अगर पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर डेटा पास करना है तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पेरोप्स का, ठीक है। कॉलबैक्स और कॉन्टेक्स्ट टू पास डेटा फ्रॉम चाइल्ड टू पेरेंट और एक्रॉस कंपोनेंट्स, ठीक है। बट आपको अगर चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा पास करना है तो वहाँ पे यू कैन नॉट यूज़ प्रॉप्स, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कॉलबैक्स का यूज़ करना पड़ता है जो कि काफ़ी ज़्यादा लेंथी प्रोसेस होती है, या फिर आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना पड़ता है जो कि वन ऑफ द मेथड होता है, ठीक है। बट इसका थोड़ा अलग से मतलब ये अलग एक कॉन्सेप्ट होता है, तो ये आपको सीखना पड़ता है कि हम कॉन्टेक्स्ट एपीआई कैसे यूज़ करते हैं। एंड इसकी हेल्प से ना बहुत ज़्यादा इजी हो जाती हैं चीज़ें। बट आप अगर कॉलबैक्स का यूज़ करते हो तो भाई दिमाग का दही तो भाई हालत हो जाती है टाइट, सच बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसलिए कॉन्टेक्स्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको कैसे यूज़ करते हैं ये अच्छे से पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिफ्टिंग स्टेट। ये लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है रिएक्ट जेएस में। ये जो आप टर्म देख रहे हो ना, लिफ्टिंग स्टेट अप, ये क्या होता है ये समझते हैं, बिकॉज ये क्वेश्चंस काफ़ी बार पूछ लिया जाता है। बिकॉज ये मोस्टली जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें नहीं पता होता क्या होता है, एंड ये इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो समझते हैं, मल्टीपल कंपोनेंट्स नीड एक्सेस टू द सेम स्टेट इट मूव्ड अप टू देयर क्लोजेस्ट कॉमन एंसेस्टर। समझे। तो लिफ्टिंग स्टेट अप क्या होता है एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो एज यू नो कि जो रिएक्ट जेएस है उसके अंदर जो डेटा फ्लो है ना वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, ठीक है। एंड पेरेंट टू चाइल्ड आपको अगर जो डेटा उसका करना है एक्सेस उसे पास करना है तो वहाँ पे हम प्रॉप्स का तो यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। बट सपोज कुछ चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं एंड उन्हें किसी चाइल्ड कंपोनेंट का डेटा एक्सेस करना है, सो उसकी स्टेट है उसे करना है एक्सेस, तो वो करना नहीं है पॉसिबल, ठीक है। तो वहाँ पे हम ये लिफ्टिंग स्टेट अप का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है ना कि जो भी हमारी कॉमन स्टेट होती है ना उसे हम एक कॉमन कंपोनेंट के अंदर मूव कर लेते हैं, ठीक है। सपोज मैंने एक चाइल्ड कंपोनेंट बनाया, उसके अंदर मैंने कुछ स्टेट कर ली डिफाइन, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने कुछ चाइल्ड कंपोनेंट और बनाए और उसके अंदर भी मैंने मतलब मेरे को सेम स्टेट वो एक्सेस करनी है, ठीक है। तो अभी इस टाइम जो हमारी वो सिर्फ एक ही चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर है, ठीक है। बट मैं अगर उसे वहाँ से हटाऊँ और मैं उसे एक कॉमन जो अपना कंपोनेंट है ना जैसे हर कोई कर पाए एक्सेस, उसके अंदर मैं उसे मूव, तो फिर उसे हर एक चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस कर पाएगा, राइट। तो फिर हमें एक ही स्टेट का कोड करना होगा और उसे हर कोई चाइल्ड कंपोनेंट यूज़ कर पाएगा। जैसे सपोज जो हमारा फंक्शन ऐप है ना वो हम मोस्टली हमारा कॉमन कंपोनेंट होता है जिसके अंदर हम जो भी कोड करते हैं ना उसे हर एक चाइल्ड कंपोनेंट एक्सेस कर पाता है, ठीक है। तो ये जो सेम स्टेट वाला कोड होगा ना, हाँ हम उसे चाइल्ड कंपोनेंट से हटाएंगे और वहाँ से उसे हटा के हम उसे वो कॉमन फंक्शन ऐप है ना उसके अंदर डाल देंगे, तो अब उसे ना हर कोई कंपोनेंट एक्सेस कर पाएगा। तो इसे हम कहते हैं लिफ्टिंग स्टेट अप, ठीक है। काफ़ी सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीज़ इन लिस्ट। कीज़ का पर्पस क्या होता है इन लिस्ट। कीज़ हेल्प रिएक्ट आइडेंटिफाई एलिमेंट्स फॉर एफिशिएंट रीरेंडरिंग, अवॉइड यूजिंग एरे इंडाइसेस इफ द लिस्ट कैन चेंज, ठीक है। तो एज आई सेड अभी थोड़ी देर पहले कि जो हमारा कीज़ है ना उसकी हेल्प से हम पार्टिकुलर उससे हम स्पेसिफिक हर एक एलिमेंट को ना इजली एक्सेस एंड बिकॉज ऑफ डेट हमें रीरेंडर करना काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, तो डेट्स वाई हम कीज़ का यूज़ करते हैं लिस्ट, राइट। एंड आल्सो मैप के अंदर भी हम इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू हैंडल फॉर्म्स इन रिएक्ट। जेएस के अंदर फॉर्म्स को कैसे करते हैं हैंडल वो तो आपको पता है, बट रिएक्ट जेएस के अंदर फॉर्म्स को कैसे करना होता है हैंडल वो समझते हैं। यूज स्टेट टू मैनेज इनपुट फील्ड्स। तो आपको अगर इनपुट फील्ड्स को करना हो ना मैनेज तो उसके लिए आप स्टेट्स करो क्रिएट, ठीक है। तो एक
एग्जाम्पल से समझते हैं। इनपुट टाइप बनाया सिर्फ नेम के लिए, ठीक है। उसके अंदर मैंने वैल्यू के अंदर पास कर दिया नेम, ठीक है। और फिर मैंने यहाँ पे इवेंट भी पास कर दिया ऑन चेंज। इसके अंदर मैंने ई पास किया, मतलब जो हमारा है इवेंट वो पास किया। और फिर यहाँ पे मैंने एक स्टेट के अंदर इसकी जो वैल्यू है उसको पास कर दिया। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे स्टेट पहले ऊपर करनी पड़ेगी क्रिएट कॉन्स्ट नेम और सेट नेम, ठीक है। तो हम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, पहले जो अपना वेरिएबल है उसका नाम नेम, फिर सेट नेम, ठीक है। और फिर यूज स्टेट के अंदर मैंने उसे और फिर यूज स्टेट मैंने लिखा और फिर मैंने उसे छोड़ दिया खाली, बिकॉज अभी हमारे पास कोई भी वैल्यू नहीं है। यूज़र होगा वो इनपुट फील्ड के अंदर जो भी वैल्यू लिखेगा वो वैल्यू हमें यहाँ पे आके सेव करनी है, ठीक है। तो मैंने किया सेट नेम ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब जो मेरा इनपुट फील्ड है उसके अंदर जो भी वैल्यू टाइप होके आए उसे आप यहाँ से उठाओ और उठा के आप ये जो हमारी नेम वाली स्टेट है ना इसके अंदर आप इसे सेव कर लो, अपडेट कर लो, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा स्टेट्स का यूज़ करके ना, हम कुछ ऐसे अपने जो फॉर्म्स होते हैं उनके जो अपने फॉर्म्स होते हैं उनको हम हैंडल करते हैं, ठीक है। सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ डिफॉल्ट प्रॉप्स। डिफॉल्ट प्रॉप्स क्या होते हैं समझते हैं। दे प्रोवाइड फॉलोबैक वैल्यूज फॉर प्रॉप्स वेयर नन आर सप्लाइड, ठीक है। सपोज एक डिफॉल्ट प्रॉप है, ठीक है। अगर हमने वो प्रॉप है उसके अंदर कोई भी वैल्यू पास नहीं किया ना, तो वहाँ पे हमें एक फॉलोबैक वैल्यूज़ मिलती है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो उसके लिए ना हमको यहाँ पे यूज़ करना पड़ता है कंपोनेंट डॉट डिफॉल्ट प्रॉप्स। इसके अंदर फिर हमें जो भी वैल्यू पास करनी है वी कैन ईजिली पास द वैल्यू, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बाई डिफ़ॉल्ट प्रॉप्स होते हैं जिसके अंदर हम लाइक अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू पास कर सकते हैं। जब कोई भी वैल्यू अगर कोई वैल्यू आप पास कर रहे हो अगर कोई वैल्यू आप कर रहे हो पास तो वो पास होगी। बाई चांस अगर कोई वैल्यू पास ना हो उस टाइम पे ये वाली वैल्यू अपने आप पास हो जाएगी, ऑटोमेटिक पास हो जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज प्रॉप ड्रिलिंग। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पासिंग डेटा थ्रू मल्टीपल लेवल्स ऑफ कंपोनेंट्स अननेसेसरीली कैन बी अवॉइडेड यूजिंग कॉन्टेक्स्ट एपीआई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा डेटा फ्लो है वो पेरेंट टू चाइल्ड होता है, ठीक है। तो सपोज मैंने बहुत सारे कंपोनेंट्स कर लिए क्रिएट, ठीक है। कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी, सी, डी, ई, एफ, तो मैंने कम से कम 8-10 कंपोनेंट कर लिए क्रिएट। और जो मेरा पेरेंट कंपोनेंट है ना वो अपना सबसे टॉप पे, उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, फिर उसके अंदर एक और, तो एक के अंदर एक मैंने 10 कंपोनेंट कर लिए क्रिएट, ठीक है। अब जो हमारा लास्ट वाला कंपोनेंट है ना, मतलब 10th वाला कंपोनेंट, उसका पेरेंट कौन होगा आप मुझे बताओ। उसका पेरेंट होगा 9th वाला कंपोनेंट, ठीक है। बट जो 9th वाला कंपोनेंट है ना उसका पेरेंट होगा 8th वाला कंपोनेंट। सेम विद 8th वाला कंपोनेंट, उसका पेरेंट होगा 7th वाला कंपोनेंट। इसी टाइप से जो हमारा नंबर 1 वाला कंपोनेंट है ना वो होगा सिर्फ नंबर 2 का पेरेंट, नंबर 2 होगा नंबर 3 वाले का पेरेंट। तो सपोज मेरे को जो अपना लास्ट वाला वो है ना कंपोनेंट 10th वाला, उसके अंदर कोई वैल्यू पास करनी है, कोई भी डेटा वगैरह पास करना है, ठीक है। डेटा है ना वो मैंने जो अपना पहले वाला कंपोनेंट है उसके अंदर मैंने वो डेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो अगर जो पहले वाला कंपोनेंट है उससे, तो जो पहले वाला कंपोनेंट है ना उसका डेटा मुझे अगर सीधे 10th वाले कंपोनेंट में पास करना है तो आई कैन नॉट पास इट डायरेक्टली। मुझे पहले कंपोनेंट 2 में पास करना पड़ेगा, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7, 8, 9। जब 9th वाले कंपोनेंट में वो डेटा पास होगा ना तब मुझे वो 9th वाले से 10th वाले में पास करना पड़ेगा, बिकॉज एज आई सेड कि जो 10th वाला कंपोनेंट है ना उसका पेरेंट सिर्फ 9th वाला कंपोनेंट है। तो 9th वाले कंपोनेंट तो 9th वाले कंपोनेंट में जब डेटा पास होगा तभी मैं उसे 10th वाले में पास कर पाऊंगा। और जो 9th वाला है उसमें पास करने के लिए मेरे को 8th वाले में पास करना पड़ेगा। तो ये एक चेन सी बन गई। एंड मुझे सिर्फ 10th वाले कंपोनेंट में ही डेटा पास करना था, बिकॉज ऑफ डेट मुझे हर एक कंपोनेंट में वो डेटा पास करना पड़ा है जो कि मुझे करना ही नहीं था। तो ये मतलब एक तरीके से मेरे को इसकी नीड ही नहीं थी, मुझे फालतू में ये करना पड़ा। तो इसी को हम कहते हैं प्रॉप ड्रिलिंग, कि हम फालतू में ही हर एक कंपोनेंट में डेटा पास करते जा रहे हैं। हमें उसकी इसे अगर ठीक करना हो ना, इसे ठीक करने के लिए काम आता है कॉन्टेक्स्ट एपीआई। कॉन्टेक्स्ट एपीआई
इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये लाइक जो मैंने अभी आपको बताया सीन, इससे आपको अगर सेफ रहना है, इससे आपको अगर बचना है, तो आपको कॉन्टेक्स्ट एपीआई यूज़ करनी पड़ती है, कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करना पड़ता है। एंड ये कॉन्टेक्स्ट एपीआई क्या होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझते हैं। तो अब समझते हैं कॉन्टेक्स्ट एपीआई, अ वे टू पास डेटा कंपोनेंट ट्री विदाउट मैन्युअली पासिंग प्रॉप्स एट एवरी लेवल। जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि हमको हर एक लेवल पे ना जो अपने हैं प्रॉप्स उनको पास करना पड़ता है, बट कॉन्टेक्स्ट एपीआई का यूज़ करके हमें ये सपोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ एक बार डेटा पास करना पड़ेगा और हम उसे किसी भी कंपोनेंट में इजीली एक्सेस, तो कुछ ऐसे, तो डेट्स वाई कॉन्टेक्स्ट एपीआई इतनी ज़्यादा लाइक यूज़ होती है। एंड ये आपको यूज़ करनी आनी ही चाहिए, बिकॉज ये जो सीन है ना, ये मोस्टली होता ही होता है, ठीक है। जब भी आप कोई वेबसाइट वगैरह बनाते हो ये होता ही होता है। एंड वहाँ पे आप अगर ये वाला को सीन कर रहे हो कि आप सब में पास कर रहे हो, तो डेट्स नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट एपीआई अच्छे से आनी ही चाहिए। यहाँ पे मैंने आपको अभी सिर्फ बेसिक बताया है, आपको जैसे और डेप्थ में जानना है तो यू कैन जस्ट लाइक गो एंड आप सर्च करके देख सकते हो। आपको कंप्लीट लाइक कोड वगैरह कैसे करना होता है वो सब कुछ मिल जाएगा। अगर तुम चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक कंप्लीट बनाऊं वीडियो, तो कमेंट करके बोल देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो भी बना दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डज मेमोइजेशन इन रिएक्ट। मेमोइजेशन क्या होता है रिएक्ट जेएस में, देखते हैं। बिकॉज जेएस में क्या होता है वो तो हमने पहले भी देखा हुआ, बट ये रिएक्ट जेएस में भी होता है, समझते हैं क्या होता है। रिएक्ट डॉट मेमो एंड यूज मेमो ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस बाई अवॉइडिंग अननेसेसरी रीरेंडर्स, ठीक है। रिएक्ट डॉट मेमो कैसे काम करता है वो एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। बिकॉज अपन तो एग्जाम्पल से ही समझते हैं सब चीज़, ठीक है। तो देखो, सपोज कंपोनेंट है और उसके अंदर आप हर बार सेम प्रॉप पास कर रहे हो और हर बार उसका सेम आउटपुट आपको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे भी ना, यहाँ पे जब भी आपका प्रॉप पास होगा और आपको मिलेगा आउटपुट, तो हर बार आपका वो कंपोनेंट री-रेंडर होगा, जबकि इसकी नीड ही नहीं है। अगर आप यहाँ पे रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करते हो, यहाँ पे क्या होगा कि जो आपका है ना प्रॉप, वो सिर्फ एक ही बार पास होगा, और वो जब भी पास होगा तो ये जो अपना रिएक्ट डॉट मेमो है ना, बैकएंड में ना चेक करता है, एक शैलो कॉपी चेक करता है कि क्या जो प्रॉप पास हुआ है वो सेम है। अगर वो सेम है तो वो जो है ना आउटपुट, आपका वो आउटपुट मिलता है देखने को हमारा कंपोनेंट, बट जो हमारा कंपोनेंट है वो री रेंडर होने से बच जाता है, राइट। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा रिएक्ट डॉट मेमो। एंड इसे हमें कब यूज़ करना होता है, हमेशा याद रखना, अगर जो आपका कंपोनेंट है उसके अंदर आप प्रॉप पास कर रहे हो बार बार और आपको सेम मिल रहा है आउटपुट, वहाँ पे हम रिएक्ट डॉट मेमो का यूज़ करते हैं, बिकॉज उसकी हेल्प से हमें री रेंडर करने से हम बच जाते हैं, ठीक है। और इसका मैं आपको अगर एक और यूज़ केस बताऊं, तो जो भी हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स होते हैं ना, सपोज उसके अंदर हम कोई प्रॉप पास कर रहे हैं अपने पेरेंट कंपोनेंट से, ठीक है। तो हर बार सेम प्रॉप पास हो रहा है, ठीक है। तो हर बार सेम प्रॉप पास हो रहा है, तो हमें भाई साहब बार बार री रेंडर करने की क्या ही ज़रूरत है, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं रिएक्ट डॉट मेमो का, ठीक है। और मैंने यहाँ पे आपको कोड इसलिए नहीं यहाँ पे लिखा है कि आप एक बार जाओ खुद से और जा करके कोड को देखो कि यार इसका जो सिंटैक्स है वो कैसे होता है, कैसे काम करता है। बिकॉज यहाँ पे अगर मैं आपको सब कुछ बता दूँ तो फिर आप मतलब अभी तो आपको लगेगा कि हाँ मेरे को समझ आ रहा है, फिर आप बाद में भूल जाओगे, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपको मैंने यहाँ पे समझा दिया है। अब जो इसका कोड है कि ये कैसे हमको करना होता है, कैसे लिखते हैं, तो वो आप एक बार अपने आप से जाके देखना। मैं सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने जो भी पहले भी आपसे किए ना डिस्कस, जैसे कि कॉन्टेक्स्ट एपीआई और इससे पहले भी, सबका एक बार जा कर के कोड देखना कि यार कैसे काम करती हैं ये चीज़ें, कैसे चलती हैं। फिर अगर समझ ना आए तो बताना, तो फिर मैं बताऊंगा, बट अपने आप से जाके देखना, तभी अच्छे से दिमाग में वो चीज़ बैठ पाएगी, वरना भूल जाओगे। तो नेक्स्ट इज व्हाट आर प्योर कंपोनेंट्स। प्योर कंपोनेंट्स डेट ओनली री रेंडर व्हेन प्रॉप्स और स्टेट चेंज। कंपोनेंट्स जो सिर्फ स्टेट चेंज होने पे या फिर प्रॉप चेंज होने पे ही री रेंडर होते हैं, उन्हें हम कहते हैं प्योर कंपोनेंट्स। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, इसको मेरे को दोबारा बताने की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज
reconciliation in React. The process of comparing the new virtual DOM with the previous one and applying only the differences. तो इसे हम ये जो टर्म है हमारा, इस टर्म का नाम देते हैं, ठीक है। जो कि मैंने आपको ये बताया कि जो हमारा वर्चुअल डॉम है ना, जो मतलब जो रिएक्ट जेएसएस के अंदर वर्चुअल डॉम का ही यूज़ होता है, ना कि रियल डॉम का। अगर जैसे मैं अगर एंगुलर जेएस की बात करूँ तो उसके अंदर ना हम रियल डॉम का यूज़ करते हैं, बट रिएक्ट में हम वर्चुअल डॉम यूज़ करते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होता है और उसका कॉपी होता है सेम टू सेम, ठीक है। इसकी हेल्प से हम जो अपना यूआई है उसमें चेंजेस करते हैं। सो डेट्स वाई हमारी रिएक्ट इतनी फास्ट भी होती है, ठीक है। तो ये जो अपनी पूरा प्रोसेस है ना, इसी को हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ द रेंडर मेथड इन क्लास कंपोनेंट्स रेंडर रिटर्न्स द JSX टू बी रेंडर्ड ऑन द यूआई। तो ये जो अपना है ना फंक्शन मेथड, इसका यूज़ करके ना हमको JSX के फॉर्म में हमको कोड मिलता है, जो कि हमें UI पे रेंडर करना होता है, उस पर शो करना होता है, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा मतलब है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डज रिएक्ट अपडेट द डॉम। रिएक्ट जेएस में जो हमारा डॉम है हम उसे कैसे अपडेट करते हैं, वाया अ डिफिंग एल्गोरिथम यूजिंग द वर्चुअल डॉम अप्लाइंग मिनिमल अपडेट्स टू द रियल डॉम, ठीक है। तो हमको जो भी चेंजेस करने होते हैं ना, हम वर्चुअल डॉम में करते हैं। रियल डॉम हमारा सेम वैसा का वैसा ही रहता है, उसमें हम काफ़ी मिनिमल चेंजेस करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लाइक रिक्वायर्ड होते हैं, वही हम चेंजेस करते हैं। बाकी जो भी हमारे चेंजेस होते हैं हम वर्चुअल डॉम में ही करते हैं, और उन्हीं को हम अपने UI पे शो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ सिंगल पेज एप्लीकेशन SPA। सिंगल पेज एप्लीकेशन का क्या मतलब है, एन ऐप डेट लोड्स अ सिंगल HTML पेज एंड डायनेमिकली विदाउट रिफ्रेशिंग, ठीक है। तो रिएक्ट जेएस को ना हम मोस्टली सिंगल पेज एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब सिंपल सा ये है कि हमारा ना एक ही पेज होता है, जिस पे जो भी हमारा पूरा का पूरा कंटेंट है ना, वो एक ही बार में लोड होता है, ठीक है। जो हमारा HTML का कोड है वो सिर्फ एक ही बार लोड होता है। जो भी हमारा उस पर है ना कंटेंट, वो हमारा सिर्फ हमें जो कंटेंट हमको चेंज करना है ना, सिर्फ वही पार्टिकुलर कंपोनेंट अपना रिफ्रेश होता है। बाकी पूरी वेबसाइट सेम टू सेम वैसे ही रहती है। सो इसके लिए हम रिएक्ट जेएस का यूज़ करते हैं, बिकॉज यू नो कि रिएक्ट जेएस में हम कंपोनेंट्स का यूज़ करते हैं, एंड उनका यूज़ करके ना हमें कंप्लीट वेबसाइट को बार बार लोड करने की नीड नहीं होती है, सिर्फ वो पार्टिकुलर कंपोनेंट को ही हम बार बार लोड करते हैं जिसकी हमें पड़ती है ज़रूरत, ठीक है। तो डेट्स वाई यहाँ पे हम सिंगल पेज एप्लीकेशन का रिएक्ट जेएस की हेल्प से हम बिल्ड करते हैं। ब्राउज़र्स रीड JSX, नो JSX नीड्स टू बी ट्रांसपाइल्ड इनटू रेगुलर यूजिंग टूल्स लाइक बेबल, ठीक है। तो जो अपना JSX का कोड है ना, जो कि हम रिएक्ट जेएस के अंदर लिखते हैं, वो हमारे ब्राउज़र भैया को पल्ले नहीं पड़ता है, उनको कुछ भी नहीं आता है समझ में। तो डेट्स वाई बैकएंड में ना वो जो अपना JSX का कोड है ना, जावा स्क्रिप्ट में चेंज होता है, तब जो हमारा ब्राउज़र भैया है वो उस कोड को समझ पाता है, एंड उसके बेसिस पे ही हमें अपना UI पे कोड रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। और इसके लिए हम लाइक डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं, जैसे कि एक मोस्ट फेमस जो टूल है उसका मैंने यहाँ पे नाम लिखा है बेबल, तो इनका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ सिंथेटिक इवेंट इन रिएक्ट। ये सिंथेटिक इवेंट क्या होता है रिएक्ट में समझते हैं। केरोस ब्राउज़र रैपर अराउंड द नेटिव इवेंट विद द सेम फेस फॉर ऑल ब्राउज़र्स। तो सिंथेटिक इवेंट क्या होता है एग्जांपल से समझते हैं। सपोज मैंने कोई इवेंट बनाया, ठीक है। अब मे बी चांसेस हैं कि वो जो इवेंट है ना, वो किसी ब्राउज़र पे तो काम करे और किसी पे ना करे, ठीक है। ऐसा काफ़ी बार होता है, लाइक इट्स वेरी वेरी कॉमन, ठीक है। तो अगर हम चाहते हैं इवेंट हमने क्रिएट किया है वो सभी ब्राउज़र पे ना अच्छे से काम करे, चाहे फिर वो उसे सपोर्ट करते हो या ना करते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं सिंथेटिक इवेंट का, ठीक है। और एंड इसे यूज़ कैसे करना होता है, बहुत सिंपल है। बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या लिखते हैं, डॉट इवेंट, ठीक है। हमको सपोज कोई इवेंट वगैरह करना हो क्रिएट, तो हम लिखते हैं डॉट इवेंट, ठीक है। अब आपको सिंपल इतना चेंज करना है कि जो आप लिख रहे हो वो तो आपको लिखना ही है, कोड जो आप लिख रहे हो, ठीक है। आपको बस एक और लाइन ऐड करनी है, डॉट नेटिव इवेंट, बस डेट्स इट, ठीक है। तो डॉट नेटिव इवेंट से ना क्या होगा
कि जो भी आपका वो इवेंट है ना वो आप सभी ब्राउज़र्स पे ना मस्त अच्छे से काम करेगा, कोई भी सपोर्ट वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। सो डेट्स वाई ये कभी कभी लाइक काफ़ी ज़्यादा काम भी आती हैं, कभी कभी ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा काम भी आती हैं, तो ये आपको पता होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू यूज़ इनलाइन स्टाइल्स इन रिएक्ट। तो रिएक्ट जेएस में इनलाइन स्टाइल्स अगर हमको करनी है, इनलाइन CSS करनी है, तो वो कैसे करते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे जो अपना सिंटेक्स है ना वही समझते हैं सीधे। तो मैंने यहाँ पे लिखा सिंपल कॉन्स्ट स्टाइल्स सिंपल। तो अब इसके अंदर मेरे को कर्ली ब्रेसेस बनाने हैं, और इसके अंदर मैं जो इनलाइन CSS वाला कोड लिखता हूँ ना वही सेम कोड मेरे को यहाँ पे लिखना है, ठीक है। जैसे कि कलर यहाँ पे सेट कर दिया, फॉन्ट साइज सेट कर दिया। तो जो इनलाइन CSS आप HTML में लिखते हो या फिर JS में लिखते हो वही सेम आपको रिएक्ट जेएस के अंदर लिखनी है। इसके बाद आपको अपना जो भी HTML कोड है ना वो आपको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। और स्टाइल के अंदर आपको यहाँ पे स्टाइल्स पास करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपना जो पैराग्राफ है ना इसके अंदर आप जो भी हमने यहाँ पे CSS लिखी है ना वो पास हो जाएगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे लिखते हैं हम इनलाइन स्टाइल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूज इफेक्ट एंड कंपोनेंट डिड माउंट। क्या डिफरेंस होता है? बहुत सिंपल है। यूज इफेक्ट जो काम करता है फंक्शनल कंपोनेंट्स के अंदर, वही सेम काम हमारा कंपोनेंट डिड माउंट करता है क्लास कंपोनेंट्स के अंदर। तो जब हमारे फंक्शनल कंपोनेंट नहीं आए थे ना तब हम क्लास कंपोनेंट में ना कंपोनेंट डिड माउंट का यूज़ करते थे इफेक्ट वाला काम करने के लिए। बट जब से हमारे फंक्शनल कंपोनेंट आए हैं तो यहाँ पे हम वही सेम चीज़ अप्लाई करने के लिए यूज़ इफेक्ट हुक का यूज़ करते हैं फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो सेम ही चीज़ें दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ अ क्लीन अप इन यूज इफेक्ट। यूज इफेक्ट के अंदर क्लीन अप का क्या कॉन्सेप्ट होता है समझते हैं। यूज टू क्लियर लिसनर्स एंड और सब्सक्रिप्शंस, ठीक है। कोड से समझते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा यूज़ इफेक्ट, ठीक है। इसके अंदर मैंने सिंपल एक बनाया कॉन्स्ट आईडी सेट इंटरवल, और इसके अंदर मैंने एक पार्टिकुलर इंटरवल को सेट कर दिया, ठीक है। फिर मैंने क्लियर इंटरवल और यहाँ पे मैंने इसकी आईडी को पास कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे यूज इफेक्ट का यूज़ करके ना हम इजीली ये जो हमारा टाइमर है ना इसे हम इजीली क्लियर कर पाएंगे, इजीली हम इसे कंप्लीट कर पाएंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा मतलब होता है इस क्लीन अप इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ डू यू फैच डेटा इन रिएक्ट। रिएक्ट जिसके अंदर डेटा कैसे फैच करना होता है, डेट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो यूज़ फैच और एक्सयूएस इनसाइड यूज इफेक्ट। तो जेएस के अंदर आपको अगर पता है कि जो हमारा डेटा उसे कैसे फैच करते हैं तो वही सेम मेथड हम रिएक्ट में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। बस फ़र्क इतना है कि रिएक्ट जिसके अंदर ना हमें जो फैच और एक्सयूज का यूज़ करना है ना वो हमें यूज़ इफेक्ट हुक के अंदर ही अपना कंप्लीट कोड लिखना होता है, ठीक है। तो जो अपना डेटा फैच करने वाला कोड है ना वो हमें सिंपल यूज इफेक्ट हुक के अंदर लिखना होता है, एंड जो कोड है वो अपना सेम ही होता है जो कि हम जेएस में जिस वे में हम जो हमारा डेटा उसे फैच करते हैं, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो यहाँ पे मैंने लिखा है यूज इफेक्ट और उसके अंदर मैंने सिंपल पास किया फैच के अंदर हमको जहाँ से भी अपना डेटा फैच करना है वो URL मैंने यहाँ पे लिखा जैसे कि API/data, ठीक है। फिर मैंने किया देन के अंदर हमने एक रेस्पॉन्स सेट कर दिया इन JSON फॉर्मेट, ठीक है। फिर हमने किया .data, फिर हमने किया .then, और इसके अंदर हमने जो हमारा डेटा उसके अंदर हमने अपना जो भी डेटा फैच होकर आया है वो हमने सेव कर लिया यहाँ पे स्टेट का यूज़ करके, ठीक है। तो कुछ ऐसे काम करता है हमारा डेटा फैचिंग इन React.js, सिंपल है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट आर कस्टम हुक्स। भैया ये कस्टम हुक्स क्या होते हैं समझते हैं। रीयूजेबल फंक्शंस डेट यूज हुक्स एंड रीयूजेबल फंक्शंस डेट यूज। तो सपोज मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन यूज काउंटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने एक स्टेट पास कर दिया काउंट और सेट काउंट यूज स्टेट 0, ठीक है। फिर मैंने इसके अंदर रिटर्न कर दिया काउंट इंक्रीमेंट और सेट काउंट +1, ठीक है। तो ये यूज काउंटर अब एक ऐसा वो है फंक्शन, इसे मैं कहीं पे भी पास कर दूं वहाँ पे ये +1 वाला जो कोड है ना ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। सपोज मैंने एक बटन बनाई और उसके अंदर मैंने यूज़ काउंटर पास कर दिया, बटन पे ना मैं जब भी करूँगा क्लिक तो वहाँ पे +1 होता जाएगा। मतलब मैंने एक बटन बनाई जिस पे मैंने नंबर्स की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। तो वहाँ पे +1 ऑटोमेटिक होता चला जाएगा, ठीक है। तो इसे हम एक कस्टम हुक बोल सकते हैं कि ऐसा फंक्शन जिसके अंदर मैंने कुछ एक
पार्टिकुलर टास्क किया कंप्लीट, और वो जो फंक्शन है ना उसे मैं अपने कंप्लीट रिएक्ट जेएस के कोड में कहीं पे भी आई कैन यूज़ इट लाइक अ हुक, ठीक है। तो इससे ही हम कहते हैं कस्टम हुक, मतलब आप खुद का एक फंक्शन करते हो क्रिएट और उसके अंदर आप एक कुछ भी टास्क करते हो परफॉर्म, एंड देन यू कैन इम्प्लीमेंट इट ऑन एनी कंपोनेंट इन योर रिएक्ट जेएस कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स इन अ फॉर्म, ठीक है। तो फॉर्म है एलिमेंट्स हुज वैल्यूज आर कंट्रोल्ड बाई रिएक्ट स्टेट। तो मैंने सपोज कोई फॉर्म बनाया एंड उसके अंदर मैंने एक इनपुट फील्ड बनाया, उसको मैंने स्टेट की हेल्प से उसे मैंने उसकी जो वैल्यू है उसे मैंने वहाँ पे सेव कर लिया, ठीक है। तो अब वो पूरे मेरे उसमें होगा कि मैं जो भी वैल्यूज़ उसे इनपुट फील्ड के अंदर लिख रहा हूँ ना उसे उसे मुझे कैसे यूज़ करना है, बिकॉज मैंने उसे अपनी स्टेट के अंदर सेव कर लिया। अब उसे कहाँ पे यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, उसका पूरा कंट्रोल मेरे पास होगा। तो इसी को हम कहते हैं कंट्रोल्ड कंपोनेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज लेजी लोडिंग इन रिएक्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेजी लोडिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अ वे टू लोड कंपोनेंट्स ओनली व्हेन नीडेड। हमको जब भी किसी भी कंपोनेंट की नीड होगी हम तभी उसे लोड करेंगे, वरना हम उसे लोड नहीं करेंगे। सिंपल है। सपोज मेरी जो है मेरी वेबसाइट उसमें 10 कंपोनेंट्स बने हुए हैं, ठीक है। तो वो कंपोनेंट तभी लोड होगा जब मैं जब मैं अपने यूआई के ऊपर उस कंपोनेंट पर आऊँगा। तो इसी को हम कहते हैं लेजी लोडिंग, ठीक है। अगर मैं आपको इसका कोड बताऊं तो कुछ ऐसे हम लिखते हैं, कॉन्स्ट और यहाँ पे अपने को जो भी ये नाम लिखना है वो हमने लिख दिया रिएक्ट डॉट लेजी, और इसके अंदर हमको जो भी कंपोनेंट करना है ना इंपोर्ट, वो कंपोनेंट हमने इसके अंदर इंपोर्ट कर लिया। तो कुछ ऐसे यूज़ होता है लेजी लोडिंग इन रिएक्ट जेएस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज सस्पेंस इन रिएक्ट। सस्पेंस का क्या है कॉन्सेप्ट रिएक्ट जेएस के अंदर। वर्क्स विद रिएक्ट डॉट लेजी डिस्प्ले फॉलोबैक कंटेंट वाइल द कंपोनेंट इज लोडिंग, ठीक है। तो सपोज कोई कंपोनेंट है जिसके अंदर मैंने लेजी लोडिंग को ऐड किया है, ठीक है। तो जिस टाइम पर वो कंपोनेंट अपना लोड होगा ना उस टाइम पे जो भी अपना फॉलोबैक कंटेंट होगा वो अपने को पहले ही डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। फिर जो कंपोनेंट है वो अपना लोड होता रहेगा, ठीक है। तो जो भी हमारा फॉलोबैक वाला कंटेंट होगा ना वो हमारा लोड हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कैन यू यूज़ मल्टीपल यूज स्टेट कॉल्स। यूज़ मल्टीपल यूज स्टेट हुक्स टू मैनेज डिफरेंट स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। तो आपको जितने वेरिएबल्स को भी करना है ना मैनेज, तो आप उतने ही यहाँ पे यूज स्टेट कर लो क्रिएट, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये तो हम करते ही करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंडेक्स डॉट जेएस फाइल इन अ रिएक्ट ऐप। तो जो हमारा रिएक्ट ऐप होता है ना उसमें एक इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है, उसका क्या रोल होता है। एंट्री पॉइंट डेट सेंटर्स द रूट कंपोनेंट टू द डॉम। तो जो हमारी इंडेक्स डॉट जेएस फाइल होती है ना वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइल होती है, बिकॉज वो हमारा एंट्री पॉइंट होता है जो कि जो हमारा रूट कंपोनेंट है ना उसे वो रेंडर करता है, एंड वो हमारा होगा रेंडर तभी हमारा वेबसाइट आगे हमको शो होगी, ठीक है। तो ये हमारे एक एंट्री पॉइंट होता है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू डिबग रिएक्ट ऐप्स। तो आप जो भी एप्लीकेशंस रिएक्ट जेएस में बिल्ड करते हो उनको आपको अगर डिबग करना हो तो आप कैसे करते हो, तो वो देखते हैं, ब्राउज़र डेव टूल्स, रिएक्ट डेवलपर टूल्स, कंसोल लॉग्स एंड एरर बाउंड्रीज, ठीक है। तो जैसे आप जेएस के अंदर डिबग वगैरह करते हो ना कुछ वैसे ही हमें रिएक्ट ऐप के अंदर करना होता है डिबग। आप रिएक्ट डेवलपर टूल्स और कंसोल लॉग, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, एरर बाउंड्रीज क्या होती हैं। कंपोनेंट्स डेट कैच एरर्स इन देयर चाइल्ड कंपोनेंट ट्री। तो हमारे रिएक्ट जेएस के कोड में जहाँ पे भी जेएस से रिलेटेड एरर वगैरह आती हैं हमारे चाइल्ड कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर, तो उसे हम कहते हैं एरर बाउंड्रीज, ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिएक्ट एंड एंगुलर जेएस, ठीक है। रिएक्ट इज़ अ लाइब्रेरी फोकस ऑन यूआई, एंगुलर जेएस इज अ फुल फ्लैश्ड एमबीसी फ्रेमवर्क, ठीक है। तो डेट्स द बिगेस्ट डिफरेंस, बिकॉज हम समझते हैं कि रिएक्ट एंड एंगुलर जेएस दोनों ही फ्रेमवर्क होते हैं, बट ऐसा नहीं है। रिएक्ट हमारी एक लाइब्रेरी होती है एंड हमारा जो एंगुलर जेएस है वो एक फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो रिएक्ट यूजेज अ वर्चुअल डॉम एंड
एंगुलर यूजेस रियल डॉम, ये तो मैंने आपको अभी पहले ही बताया था कि जो हमारा रिएक्ट जैसे जो वो हमारा वर्चुअल डॉम यूज़ करता है, एंड बिकॉज ऑफ डेट वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट भी होता है। ठीक है, तो ये हमारा सबसे मेन होता है डिफरेंस, जो कि मोस्टली लोगों को पता ही नहीं होता है। ठीक है, तो डोंट बी। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू पास अ फंक्शन एज अ प्रॉप। आपको अगर कोई फंक्शन एज अ प्रॉप पास करना है तो आप कैसे करते हो? सिंपल है, चाइल्ड जो हमारा है फंक्शन वो लिखा हमने, ऑन क्लिक, और उसके अंदर आप जो भी अपना फंक्शन है वो पास कर दो। बहुत सिंपल है, सीधा अपना फंक्शन है उसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर पास कर दो। ठीक है, खत्म, सिंपल है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू अप्लाई कंडीशनल क्लास नेम्स इन रिएक्ट। ठीक है, तो समझते हैं, कोड की हेल्प से ही समझते हैं। मैंने एक डिव बनाया, उसके अंदर मैंने लिखा क्लास इज़ एक्टिव। अगर जो हमारी क्लास है ना, अगर हमारी ये क्लास एक्टिव है तो यहाँ पे मैंने एक डिव बनाया और इसके अंदर मैंने एक बॉक्स बनाया है। ठीक है, तो इसके अंदर सपोज मुझे अलग अलग क्लास पास करनी है, मतलब अगर वो हमारा जो है कंपोनेंट वगैरह, ठीक है, तो वो जो हमारा कंपोनेंट है अगर वो है एक्टिव तो उसके अंदर आप एक अलग क्लास पास कर दो, अगर वो एक्टिव नहीं है तो एक अलग क्लास पास कर दो। ठीक है, तो वो कैसे करना होता है, आपको यहाँ पे लिखना होगा लाइक जो भी आपका है क्लास नेम, उसके बाद इज़ एक्टिव। यहाँ पे हम चेक कर रहे हैं, तो अगर इज़ एक्टिव है तो जो हमारा कंपोनेंट है अगर वो एक्टिव है तो आप यहाँ पे एक्टिव क्लास पास कर दो। अगर वो एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ पे इनएक्टिव क्लास पास कर दो। ठीक है, अब जो एक्टिव वाली क्लास है अंदर आपको क्या CSS लिखनी है वो आप लिखते हो, ठीक है, बाहर, और आपको इनएक्टिव जो क्लास है इसके अंदर क्या CSS डालनी है वो आप फिर से लिखते हो बाहर अलग से। ठीक है, और जो इज एक्टिव है ना इसके अंदर आपको लाइक क्या कंडीशन पास करनी है, कुछ ऐसे आप यहाँ पे, आपको अगर अलग अलग क्लास पास करनी हो इन द सेम इन द सेम कॉम्पोनेंट और इन द सेम एलिमेंट, तो आप वहाँ पे कुछ ऐसे पास करते हो। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, हाउ डू यू अपडेट स्टेट बेस्ड ऑन प्रीवियस स्टेट जो आपकी है ना उसके बेस पे आप न्यू स्टेट कैसे करते हो अपडेट। बहुत सिंपल सा कोड है, जैसे कि मैंने लगा यहाँ पे सेट काउंट इक्वल टू, तो जो हमारी पहली वाली स्टेट है ना, जो हमारी प्रीवियस स्टेट है ना, उसमें आप प्रीवियस +1 कर दो, खत्म। सपोज मेरी जो प्रीवियस स्टेट है उसमें वैल्यू है 1, तो यहाँ पे क्या होगा अपडेट, 1 + 1 = 2, तो यहाँ पे हमारा जो न्यू होगा अपडेट वो हमारा हो जाएगा 2। तो कुछ ऐसे हम जो अपनी पहली वाली स्टेट है उसको हम एक्सेस करते हैं और उसका हम यहाँ पे उसमें न्यू चेंजेस करते हैं। ठीक है, सो गाइज यहाँ पे हमने React.js बेस्ड बेसिक इंटरव्यू क्वेश्चंस देखे जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं, बिकॉज हमने ऐसे ऐसे टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस के ऊपर बात की है जो कि React.js में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और एंड इनके बेस्ड ही आपसे सभी क्वेश्चंस इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। ठीक है, आल्सो जब आप कोई भी लाइक वेबसाइट वगैरह भी बिल्ड करते हो React.js की हेल्प से, तो जो भी कॉन्सेप्ट आज मैंने यहाँ पे आपको बताया ना यही सब यूज़ होते हैं, तो ये आपको अच्छे से आने ही चाहिए, यूज़ करना आना ही चाहिए। ठीक है, तो एंड मैंने यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे हैं टॉपिक्स जो मैंने थोड़े बेसिक ऊपर से आपको बताए। ठीक है, तो वो आपको अब जा करके और अच्छे से डेप्थ में ना देखने हैं, समझने हैं कि ये कैसे काम करते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो यार, डेट्स इट। और ये जो सीट है इसका और इसका जो है ना एक्सेस, वो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप इसे देख लेना। इसमें अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। ठीक है, या सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।